नमस्कार दोस्तों, कर्मचारियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। महंगाई भत्ता को लेकर सरकार बड़ा फैसला कर सकती है। इसी के साथ पेंशन में भी कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। इस खबर को हर कर्मचारी के लिए जानना बेहद जरूरी है। महंगाई भत्ता, रिटायरमेंट और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। दीपावली के बोनस को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों को और पेंशनरों को जानना बहुत ही जरूरी है। सभी कर्मचारी इस खबर को ध्यान से देखें। इस वीडियो में कई बड़ी खबर हैं जिन्हें आप विस्तार से जानेंगे, तो सभी खबरों को पूरा देखें। तो आज जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। इतने प्रतिशत बढ़ सकता है डीए महंगाई भत्ता। केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्रीय पेंशनर्स के लिए यह एक जरूरी सूचना है। महंगाई भत्ते को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। इसका भुगतान नहीं हो रहा है, लेकिन जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 के लिए महंगाई भत्ता के आंकड़े जारी हो चुके हैं। केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अखिल भारतीय ग्राहक मूल्य सूचकांक AICPI के जनवरी 2020 से लेकर जून के बीच 2 पॉइंट का इजाफा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी डीए महंगाई भत्ता बढ़ेगा तब इसकी बढ़ोतरी का 3% बढ़ सकता है। हालांकि कर्मचारियों को इस बढ़ोतरी का लाभ भी जुलाई 2021 के बाद ही मिल सकेगा। कोरोना वायरस से उपजे संकट के चलते इसी साल के केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को फ्रीज करके रखा है। वर्तमान में कर्मचारियों को 17% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। जी बिजनेस डिजिटल की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता दिया जाता है वह AICPI के पॉइंट्स के आधार पर ही तय किया जाता है। इसी साल जनवरी में AICPI के इंडेक्स 330 पॉइंट पर था, जो कि जून में 2 पॉइंट बढ़कर 332 हो गया है। यानी इसके अनुसार ये भी संभावना है कि डीए महंगाई भत्ता में 3% का इजाफा हो सकता है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते पर 1 जनवरी 2020 से लेकर आने वाली 1 जुलाई 2021 यानी पूरे 1.5 साल की अवधि तक के लिए रोक लगा रखी है। इसके अलावा पेंशनर्स को भुगतान की जाने वाली महंगाई राहत राशि की राशि भी आगामी 1 जुलाई 2021 तक के लिए फ्रीज कर रखी है। सरकार ने इस अवधि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के लिए किसी भी प्रकार के एरियर के भुगतान से भी इनकार किया है। यानी जो भी फैसला होगा वह जुलाई 2021 में ही होगा। उस समय डीए और डीआर को लेकर लिए जाने वाले निर्णय को बारी बारी से ही लागू किया जाएगा। इस निर्णय से सरकार को वित्तीय वर्ष 2021-22 में करीब 37,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। सिटीजन्स ब्रदरहुड के अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी के अनुसार वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भी महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिवाइज कर दिया गया था और उसके अनुसार उसे जारी करके लागू किया गया था। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। EPFO ने जुलाई में रिकॉर्ड 8.45 लाख नए अंशधारक जोड़े। जून 2020 में आंकड़ा था लगभग 4.82 करोड़। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO से जुलाई में शुद्ध रूप से जुड़ने वाले अंशधारकों की संख्या बढ़कर लगभग 8.5 लाख पहुंच गई है, जबकि जून 2020 में यह आंकड़ा 4.42 लाख था। रविवार को जारी यह आंकड़ा बताता है कि संगठित क्षेत्र में रोजगारों की स्थिति सुधर रही है। EPFO के नियमित वेतन पाने वालों के ये आंकड़े कोविड-19 के दौरान संगठित क्षेत्र में रोजगार की स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं। EPFO के पेरोल यानी नियमित वेतन पर रखे जाने वाले कर्मचारियों के पिछले महीने जारी ISI आंकड़े में शुद्ध रूप से इस साल जून में 6.55 लाख पंजीकरण की बात कही गई थी। इस आंकड़े को अब संशोधित कर 4,82,352 कर दिया गया है। मई में जारी पेरोल आंकड़े के अनुसार EPFO के पास शुद्ध रूप से पंजीकरण मार्च 2020 में घटकर 5.72 लाख पर आ गया, जो फरवरी में 10.21 लाख था। रविवार को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में शुद्ध रूप से पंजीकरण नकारात्मक दायरे में था और इसमें 61,807 की गिरावट आई थी, जबकि अगस्त में यह आंकड़ा 20,164 था। इसका मतलब है कि अप्रैल में जितने लोग EPFO से जुड़े हैं उससे कहीं अधिक लोग उससे बाहर हुए हैं। इससे पहले जुलाई में अस्थायी आंकड़े के अनुसार अप्रैल में शुद्ध रूप से 1 लाख नए पंजीकरण की बात कही गई थी। उसके बाद
में अगस्त महीने में संशोधित कर 20,164 कर दिया गया। ईपीएफओ के पास शुद्ध रूप से पंजीकरण औसतन हर महीने करीब 7 लाख रहता है। ताज़ा पेरोल आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में शुद्ध रूप से नए अंशधारकों की संख्या बढ़कर 78.58 लाख रही, जो इससे पूर्व वित्त वर्ष में 61.12 लाख थी। ईपीएफओ ने अंशधारकों का पेरोल आंकड़ा अप्रैल 2018 से जारी कर रहा है। इसमें सितंबर 2017 से आंकड़े लिए गए हैं। आंकड़े से ये भी पता चलता है कि सितंबर 2017 से जुलाई 2020 के दौरान शुद्ध रूप से नए अंशधारकों की संख्या 1.68 करोड़ रही। ईपीएफओ का कहना है कि पेरोल आंकड़ा स्थायी रूप से इसका अध्ययन होना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसे आने वाले महीनों में अध्ययन किया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार आंकड़ा शुद्ध रूप से जुड़े सदस्यों पर आधारित है। इन अनुमानों में अस्थायी कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं, जिनका योगदान हो सकता है पूरे साल जारी नहीं रहे। ईपीएफओ संगठित अर्ध संगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रबंधन करता है। इसके सक्रिय सदस्यों, जिनका योगदान वर्ष के दौरान कम से कम 1 महीने आता है, की संख्या में 6 करोड़ हैं। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। रिटायर केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन को लेकर बड़ी राहत, सरकार ने दिया पेंशन देने का आदेश। जी हां, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोरोना में रिटायर हुए कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए तत्काल प्रभाव से इन्हें पेंशन देने का ऐलान किया है। मंत्री का कहना है कि सरकार पेंशन भोगी और वरिष्ठ नागरिकों को लेकर संवेदनशील है। यही वजह है कि सरकार सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत नियम पेंशन भुगतान में किसी भी तरह की देरी से बचने के लिए नियमों में छूट दिए जाने पर विचार कर रही है। दरअसल रिटायर होने वाले कर्मचारियों को तभी पेंशन मिलती है जब सरकार की ओर से पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ जारी होता है। लेकिन इस बार कोरोना संकट को देखते हुए लोगों को ग्रेजुटी और पेंशन का भुगतान करने के लिए पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी हुए बिना ही हो सकता है। पेंशन पेमेंट ऑर्डर 12 अंकों का एक नंबर होता है। पीपीओ नंबर की जरूरत पेंशन पाने वालों को हर साल होती है, जब उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। क्या है इस फैसले की वजह? सरकार का मानना है कि कोरोना के चलते हो सकते हैं परेशानी। पेंशन भोगी कर्मचारी मुख्य कार्यालय में पेंशन फॉर्म जमा करने में सक्षम ना हों, या हो सकता है सर्विस बुक के साथ क्लेम फॉर्म की हार्ड कॉपी पे एंड अकाउंट्स कार्यालय में जमा कर पाने की स्थिति में ना हो। खासकर अगर दोनों कार्यालय अलग अलग शहरों में स्थित हैं, तो ये समस्या और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, ये समस्या उन कर्मचारियों के साथ और अधिक हो जाती है जो लगातार एक शहर से दूसरे शहर जाते रहते हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीएपीएफ ऐसा ही एक उदाहरण है। इसी वजह से मोदी सरकार ने नियमों में छूट का फैसला किया है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सरकार ने बदल दिए सैलरी से जुड़े अहम नियम, जाने कौन से नियमों में हुआ है बदलाव। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन की सुरक्षा को लेकर ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 7वें वेतन आयोग के मद्देनजर केंद्र सरकार में डायरेक्ट भर्ती के जरिए अलग सेवा या कैडर में नए पद पर नियुक्ति होने के बाद कर्मचारी को वेतन की सुरक्षा मिलेगी। यह सुरक्षा 7वें वेतन आयोग के FR 22V1 के तहत मिलेगी। जिम्मेदारी होने या ना होने पर भी मिलेगी पे प्रोटेक्शन। ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट और नियम 2016 के लागू होने पर राष्ट्रपति ने FR 22V1 के तहत किए गए प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों को प्रोटेक्शन ऑफ पे की इजाज़त दी है, जिनकी दूसरी सेवा या कैडर में प्रोबेशनर के तौर पर नियुक्ति हुई है। ये प्रोटेक्शन ऑफ पे हर साल में केंद्रीय कर्मचारी का वेतन सुरक्षा देगा, चाहे उनके पास ज़्यादा जिम्मेदारी हो या नहीं। यह आदेश 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना जाएगा। डीओपीटी के ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि FR 22V1 के तहत प्रोटेक्शन ऑफ पे को लेकर मंत्रालयों या विभागों से मिले कई रेफरेंसेस के बाद इसकी ज़रूरत महसूस की गई है कि सरकार के ऐसे कर्मचारी जो तकनीकी तौर पर इस्तीफा देने के बाद केंद्र सरकार की अलग सेवा या कैडर में नए पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त होते हैं, उन्हें 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएं। FR
22(b)(1) के प्रावधानों में कहा गया है कि ये नियम उस सरकारी कर्मचारी के वेतन को लेकर हैं जो दूसरी सेवा या कैडर में प्रोबेशन पर नियुक्त हुआ है और उसके बाद उस सेवा में स्थायी तौर पर नियुक्त किया गया है। प्रोबेशन की अवधि के दौरान वह न्यूनतम टाइम स्केल पर वेतन निकालेगा या सेवा पद की प्रोबेशनरी स्टेज पर निकासी करेगा। प्रोबेशन की अवधि के खत्म होने के बाद सरकारी कर्मचारी का वेतन सेवा के टाइम स्केल में या पद में तय किया जाएगा। इसे नियम 22 या नियम 22C को देखते हुए किया जाएगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। भारत को मिली कोरोना से राहत, बीते 24 घंटे में मिले मात्र 75,083 संक्रमित, 27,438 एक्टिव केसों में कमी भी आई है। जी हां, भारत में कोरोना का कहर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालांकि बीते 24 घंटे में देश को कोरोना से राहत मिली है। 24 घंटे में कोरोना के 75,083 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत में कोरोना से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 55 लाख के पार पहुंच गया है। देश में अब कोरोना के मामले बढ़कर 55,62,664 हो गए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में 1,053 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। इसके साथ ही भारत का कोविड-19 के संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 88,935 हो गई है। राहत की खबर यह है कि भारत में कोरोना संक्रमित मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना के कुल 55,62,664 संक्रमितों में से 44,97,848 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 9,75,861 केस अभी भी एक्टिव हैं। मतलब कल से अब तक 27,438 एक्टिव केस कम हुए हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। महामारी संशोधन विधेयक को मिली संसद की मंजूरी, स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगा फायदा। जी हां, संसद ने सोमवार को महामारी रोग विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसमें कोरोना वायरस या वर्तमान महामारी जैसी किसी भी स्थिति से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले करने वालों के लिए 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। महामारी रोग विधेयक 2020 को लेकर लोकसभा ने सोमवार को ध्वनि मत से पारित किया। राज्यसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। यह विधेयक सरकार द्वारा अप्रैल में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा। लोकसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पिछले 3-4 वर्षों से महामारी सरकार लगातार महामारी जैसे विषयों से निपटने के बारे में समग्र एवं समावेशी पहल अपना रही है। इस दिशा में सरकार राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम बनाने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि इस बारे में विधि विभाग ने राज्यों के विचार जानने का सुझाव दिया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा, पहले 2 वर्षों में हमें सिर्फ 4 राज्य मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा और हिमाचल प्रदेश से सुझाव मिले। अभी हमारे पास 14 राज्यों से सुझाव आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम बनाने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने वायरस पर शोध के संबंध में जीनोम श्रृंखला तैयार करने सहित कई अन्य कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ अभियान चलाया। प्रधानमंत्री ने स्वयं कई बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया। मंत्री के जवाब के बाद सदन के कुछ सदस्यों के संशोधन को अस्वीकार करते हुए सोमवार को इसे मंजूरी दी गई। उच्च सदन ने कुछ दिन पहले महामारी संशोधन विधेयक को मंजूरी दी थी। यह विधेयक संबंधित अध्यादेश के स्थान पर लाया गया। इस संबंध में अध्यादेश अप्रैल में जारी किया गया था। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।